हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान भूगोल का टेस्ट नंबर 19। टेस्ट नंबर 18 तक कल हम लोग किए थे और ये 18वाँ टेस्ट अगर आप नहीं दिए हैं तो इस वीडियो के नीचे जाइए दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप 18वाँ टोस्ट टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 19। और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये बिहार टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं आपको, है ना? क्लास 9th एंड क्लास 10th से लिए गए हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज करें, आपको इसमें जोड़ा जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिनको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर पॉइंट, तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे एक कमेंट ज़रूर करें। चलिए, तो आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 19 का पहला प्रश्न है कि सैंडल चोटी कहाँ है ना? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैंडल चोटी कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सैंडल चोटी। ये देखिए भारत का दक्षिणी भारत है और ये बंगाल की खाड़ी में आप देखिएगा द्वीपों का समूह है, इसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना? इसे क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके जो उत्तरी छोर पे एक पर्वत है, उसी का एक चोटी है सैंडल चोटी, है ना? उसी को कहते हैं सैंडल चोटी। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसकी ऊँचाई कितनी है? 738 मीटर। और ये अंडमान की सबसे ऊँची चोटी है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो सैंडल पीक, कहीं-कहीं सैंडल पीक मिलेगा, सैंडल चोटी मिलेगा, तो दोनों एक ही हैं, 738 मीटर इसकी ऊँचाई है। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी। अभी आपको बताया कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी थी? सैंडल पीक। चलिए, अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन-सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन भूखंड है, ये मैंने आपको पिछले भी बता चुका हूँ। जो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना? ये जो त्रिभुज की आकृति का आपको दिख रहा है ना, यही भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भूखंड मतलब ज़मीन है, ठीक है? क्योंकि जब हमारी पृथ्वी बनी थी, है ना? और जब हम बताए थे कि पृथ्वी जब सातों महादेश क्या था, एक जगह मिला हुआ था, तो इसके ऊपर वाले भाग को कहा जाता था अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, है ना? तो इसी वजह से ये जो भारत है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है और ये प्रायद्वीपीय पठार है और इसीलिए सबसे ये पुराना भूखंड है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। अब इसकी आकृति कैसी होती है? तो त्रिभुजाकार होती है। ये भी कितना बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ये भी मैंने बताया था, जिसके 3 ओर जल हो उसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। इधर देखिए आपको बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है और नीचे क्या मिलेगा आपको? हिंद महासागर। तो 3 साइड से घिरे हुए क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीप। तो इसका आंसर हो गया प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की हिमालय की अधिकांश नदियाँ कैसी है? जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, ये मैंने हिमालय के बारे में आपको बताया था, 3 समांतर श्रेणियों में बटा हुआ है हिमालय। सबसे उत्तरी हिमालय को कहते हैं महान हिमालय और बीच वाले हिमालय को कहते हैं मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण वाले हिमालय को कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, ये कैसी नदी होती है? तो ये बारहमासी नदी होती है और अस्थायी नदी होती है। मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि बारहमासी मतलब इसमें पानी जो होता है, ये बारहों महीना इसमें पानी होता है और अस्थायी का मतलब ये सालों भर बहते रहती है ना? लेकिन अगर इसकी अपेक्षा देखा जाए दक्षिण भारत की नदियाँ, तो दक्षिण भारत की नदियाँ जो है गर्मियों के दिनों में उसमें पानी बहुत कम जाता है, नहीं के बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिमालय जैसी कोई पर्वत नहीं है और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें पानी होने का मुख्य कारण है कि यहाँ क्या होता है, सालों भर बर्फ़ जमा हुआ रहता है ना? और इसके वजह से गर्मी के दिनों में ये बर्फ़ पिघलती है और नदियों में पानी हमेशा बना रहता है। तो इसका कारण ये था। और देखिए कोई भी क्वेश्चन को आप समझ कर याद कीजिएगा, समझ कर उसको बनाइएगा ना, तो एक भी बार गलती आप नहीं कर सकते हैं। और ज्योग्राफी समझने वाला चीज़ है, तो रटने वाला चीज़ नहीं है। रट के याद कीजिएगा, आज याद कीजिएगा, 2 दिन बाद भूल जाइएगा। इसलिए समझ लीजिए, वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर की, विश्व की सबसे बड़ी
अपवाह बेसिन किस नदी की है? अब कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन, मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को समझिए। अपवाह का मतलब हुआ कि मतलब बहाव की दृष्टि से, मतलब उसमें पानी की दृष्टि से, ठीक ना? बड़ी नदी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा, अफवाह नहीं होगा, अपवाह होगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, अपवाह होता है। तो ये हो जाता है अमेजन नदी। और अमेजन नदी कहाँ बहती है दोस्तों? ब्राज़ील में बहती है। ब्राज़ील कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है, ठीक ना? साउथ अमेरिका महादेश है और यहाँ की सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में बहती है अमेजन नदी। और अमेजन नदी निकलती कहाँ से है? तो एंडीज पर्वत से, और गिरती कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में गिरती है ना? तो ये सब बातें आपको एकदम क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है? एक दूसरे से रिलेट करते हुए याद रखना है, तभी आप कोई भी ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट को भी याद करने के लिए, पढ़ने के लिए यही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? अमेज़न नदी, ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोखुर झील का निर्माण किससे होता है? अब देखिए गोखुर झील आप तो रट लीजिएगा, नदी के द्वारा होता है, लेकिन कैसे होता है नदी के द्वारा, एक बार समझ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिए। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, नदी जब भी बहती है तो सर्पिलाकार आकृति में बहती है दोस्तों, है ना? तो ये न नदियाँ, मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है? ये नदी बह रही थी। अब नदी बहते-बहते क्या होता है, जब बाढ़ के दिनों में इसका देखिए मैंने ऐसे आकृति बनाया है, ये नदी का आकृति है, ठीक है? ये नदी बह रही है, तो ये नदी बह रही थी, बहते-बहते क्या हुआ, बाढ़ के समय में इसका पानी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। मतलब ये थोड़ा अलग हट गया, अपना ये रास्ता भटक गया और थोड़ा-सा बाहर निकल गया। और फिर गर्मी के समय में क्या हुआ, अपना मूल रास्ता इसका ये था, ठीक है? मूल रास्ता यहाँ से कट गया, ये भाग कट जाता है मूल रास्ता। तो ये भाग देखिए मूल रास्ता से कट जाता है, ठीक ना दोस्तों? अब नदी बन गई क्या? अब नदी ऐसे बहने लगी। तो ये जो झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी तो भरा हुआ है, तो इसमें पानी भरा होने के वजह से ये बन जाता है झील, और इसी झील को कहते हैं गोखुर झील। देखिए इसको गोखुर झील नाम क्यों पड़ा? गोखुर झील नाम इसलिए पड़ा, गो मतलब क्या होता है? गाय, और खुर माने क्या होता है? पैर। तो गाय के पैर की जैसी इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोखुर झील, ठीक है? ये नदी के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? अब देखिए डेल्टा का निर्माण तो नदी के द्वारा होता है। आप तो रट लिए, लेकिन देखिए समझिए, ये है नदियाँ बह रही है दोस्तों, ठीक है? नदियाँ जब हिमालय से निकलती है, 1 मिनट, जब ये देखिए पर्वत है कोई, ये कोई पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है। जब नदियाँ निकलती है तो क्या रहता है, इसका बहुत तीव्रगामी रहती है, क्योंकि ये पहाड़ पर से ढलान से निकल रही है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगा। अब ये बहते, 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 बहते अब किसी सागर में गिरेगी या खाड़ी में गिरेगी जा कर के, तो यहाँ पे जाते-जाते क्या हो जाता है, ये नदी बूढ़ी हो जाती है, और इसके नदी के साथ बहुत सारे मलबा होते हैं, है ना? तो ये मलबा भी अपना नहीं ढो पाती है, और मुहाने के पास निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ गिरती है उसे मुहाना कहते हैं। तो मुहाना के पास जो अपना जो ये जो मलबा है, ये बहुत सारे भागों में बँट जाती है। क्यों बँट जाती है? क्योंकि अपने मलबे को भी ये नहीं ढो पाती है। नहीं ढोने की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे भागों में वितरित हो जाती है, और ये जो वितरित हो जाती है तो ये त्रिभुज की आकृति का निर्माण ले लेती है, और इसी को कहते हैं डेल्टा का निर्माण करती है। तो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो लगभग डेल्टा का निर्माण करती है, और बंगाल की खाड़ी में लगभग जितनी भी नदी गिरती है तो वो समझ लीजिए डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना? सुंदरवन का डेल्टा आप जानते ही होंगे। तो ये नदी के द्वारा बनता है। अब ये समझ गए तो आप हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी है? अब कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो प्रायद्वीप मैंने बताया ये दक्षिण का प्रायद्वीप है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ कैसी है? तो ये अधिकांश नदियाँ कैसी है दोस्तों? मौसमी है। मौसमी कहने का मतलब अभी उस समय बताए थे कि इसमें मतलब बारिश के समय में, जब मानसून के समय में इसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है तो पानी इसमें क्या हो जाता है, बहुत घट जाता है, नहीं के बराबर पानी रहता है। तो ये कैसी है? मौसमी नदियाँ हैं। और देखिए दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती थी? ये पश्चिम, ये किधर है? वेस्ट है, और इधर ईस्ट है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, और कहाँ जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। अधिकांश नदियाँ ये पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत कम नदी है जो अरब सागर में गिरती है, बहुत कम नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर की, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है? अभी अभी आपको बता दिए हमने, पश्चिमी घाट पर्वत से, है ना? ये पश्चिमी घाट पर्वत था, इससे निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ गिरती है, अपना मुहाना कहाँ बनाती है, डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करती है? अब देखिए डेल्टा का निर्माण करती है, अभी आपको बता दिए, डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख जिसे एस्चुरी कहते हैं। अब ये थोड़ा-सा समझने वाला चीज़ है। अब ये देखिए हमारा दक्षिणी भारत है। अब देखिए यहाँ से 2 नदी मुख्यतः निकलती है। कौन-कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी जो किधर बहती है आपको पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। ये नर्मदा हो गया, है ना? ये हो गया नर्मदा और ठीक है? और इसके बीच में है सतपुड़ा पर्वत और इसके नीचे है ताप्ती नदी। इसके कौन-सी नदी है? ताप्ती नदी है। तो ये दोनों नदियाँ जो महत्वपूर्ण नदी है, किधर बहती है? वेस्ट की ओर बहती है और अरब सागर में भी गिरती है और यहाँ पे है खंभात की खाड़ी, खंभात के खाड़ी के पास गिरती है। कभी-कभी ऑप्शन आपको देगा खंभात की खाड़ी, कभी ऑप्शन देगा आपको अरब सागर। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि अरब सागर के अंतर्गत ही आता है खंभात की खाड़ी। तो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 महत्वपूर्ण नदी आपको पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या होता है? ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये दोनों जो नदियाँ हैं ना दोस्तों, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से होकर बहती है? भ्रंश। भ्रंश का मतलब क्या होता है कि ये कोई देखिए भ्रंश मैंने आपको समझाया था, ये कोई पहाड़ है, पर्वत है और इसका जो बीच का भाग है ये क्या हो गया? धँस कर नीचे आ गया, गिर गया और धँस के कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ये टूट गया ऊपर वाला भाग और ये नीचे आ गया। तो इससे जो नदियाँ बहती है इसी को कहते हैं तीव्रगामी नदी, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? तीव्रगामी नदी मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कैसी होती है? तीव्रगामी नदी। और ये तीव्र होने की वजह से अपने इसका जो जितना भी मलबा होता है, जितना मलबा होता है ये अपना मलबा रहने की वजह से डेल्टा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें जितने भी मलबा होते हैं ये पूरे समुद्र में ले जाकर के पूरा धकेल देते हैं और इधर से ज्वार आता है और इसको अपने अंदर खींच लेता है। तो ये होता है ज्वारनद मुख का निर्माण, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है गंगा नदी के किनारे स्थित है और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। ये लंबाई आपको बार-बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और राजधानी पटना कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सिंधु नदी के बारे में। तो ये मानसरोवर झील और मानसरोवर झील है कहाँ? तो तिब्बत में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की। चलिए अगला प्रश्न है आपका सिंधु की लद्दाख में सहायक नदी कौन-कौन सी है? अब देखिए सिंधु नदी जो है जितने भी प्रश्न आपको अभी मिलेंगे सब नदी से मिलेंगे, ठीक है? तो सिंधु की जो लद्दाख में कह रहा है क्योंकि जैसे ही ये मानसरोवर झील से निकलती है लद्दाख से और कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में जाती है। तो लद्दाख से निकलती है तो वहाँ पे इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी सहायक नदी है जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी और हंजा नदी। तो ये चारों नदियाँ आपको रट लेना है, याद कर लेना है क्योंकि ये पूछा जाता है। सहायक नदी मैंने समझाया था मतलब सहायता करने वाली। ये कोई बड़ी नदी है, बड़ी नदी में कोई छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिलती है उसे ही कहा जाता है सहायक नदी, ठीक है? समझ गए? तो ये याद रखें जास्कर, नुब्रा, श्योक और हंजा सिंधु की सहायक नदी है जो कहाँ मिलती है? तो लद्दाख में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है और दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर हेल्पफुल लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल ज़रूर दबाइएगा क्योंकि बेल जब तक दबाइएगा नहीं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और मैंने ये आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्योंकि आप याद कर लीजिएगा और जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपको काम नहीं हो पाएगा। आप भूल जाइएगा बहुत जल्द। और ये हमारा फेसबुक पेज है जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है आपका
16 नंबर की सिंधु नदी गिलगिट गॉर्ज का निर्माण कहाँ करती है? अब देखिए नदी जो है गॉर्ज का निर्माण करती है। अब देखिए गॉर्ज किसे कहते हैं? तो गॉर्ज का मतलब होता है जैसे कि ये देखिए कोई पहाड़ है, 2 पहाड़ों के बीच के जो रास्ता होता है ना, इससे जब नदियाँ बहती है तो इसे क्या करती है? दिन प्रतिदिन इसे काटते जाती है, काटते जाती है, काटते, 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 काटते एक गड्ढा रास्ता बना देती है। इसी को कहते हैं गॉर्ज, है ना? पर्वतों को काट कर जब नदियाँ निकलती है तो उससे निर्माण होता है गॉर्ज का, इसे कहा जाता है गॉर्ज। तो ये गिलगित गॉर्ज कहाँ है? तो लद्दाख में है गिलगित गॉर्ज। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर की सिंधु नदी में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी कहाँ मिलती है? तो सिंधु नदी में ये देखिए सिंधु की ये सहायक नदियां हैं, है ना? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये कहाँ मिलती है? तो मिठानकोट, भी आई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कहाँ मिलती है? मिठानकोट एक जगह का नाम है और ये जगह है आपका पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में सिंधु नदी क्योंकि जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान में चल जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद फिर ये सब नदियाँ भारत की नदियाँ हैं और ये भी जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में, मतलब इसकी सहायक नदी बन जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि सिंधु की कौन-कौन सी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? मुहाना का मतलब क्या होता है कि कहाँ वो जाकर के गिरती है, मतलब अपने पानी को छोड़ देती है, गिर जाती है, खत्म हो जाती है वो नदियाँ। तो वो है अरब सागर, क्योंकि पाकिस्तान में बहते-बहते कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है और अपना मुहाना का निर्माण करती है। और उद्गम मैंने बताया था कहाँ था? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। और इसकी लंबाई मैंने आपको बताया था कितनी था? तो 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तभी आपको बता दिए 2900 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछा था। देखिए सिंधु की लंबाई और ब्रह्मपुत्र की लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर है। तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। सिंधु नदी जो बहती है वो चल जाती है पश्चिम की ओर, और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो चल जाती है पूरब की ओर, और दोनों निकलती है एक ही जगह से, वो भी मानसरोवर झील से। तो ये दोनों बतिया याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए अब गंगा नदी आ गया। अब गंगा नदी जो है ये हम लोग तो गंगा कहते हैं, लेकिन जहाँ से निकलती है वहाँ से गंगा नहीं निकलती है, वहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, ठीक है? एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी, और ये दोनों नदियों की मुख्य धारा को कहा जाता है गंगा नदी। तो ये समझने वाली बात है, जैसे ये एक नदी इधर से आ रहा है और एक नदी इधर से आ रहा है। ये है भागीरथी नदी और ये है अलकनंदा नदी, और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती है। और देवप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। यहाँ देवप्रयाग है और देवप्रयाग में आकर मिलती है। जब यहाँ से आगे बढ़ती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए तो क्वेश्चन था कि गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी, ठीक है, ये भागीरथी नदी है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है गंगोत्री या हिमानी के गोमुख से। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये बातें याद रखें और समझ ले कि इसका गंगा कहाँ पड़ता है नाम। नेक्स्ट है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, और यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम पड़ता है गंगा नदी, ठीक है? ये है हमारा देवप्रयाग, ठीक है? ये देवप्रयाग हो गया, और ये हो गया अलकनंदा, और ये हो गया हमारा भागीरथी। तो ऐसे समझिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आपका 22 की गंगा नदी का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से होता है? तो बहुत आसान है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है गंगा नदी का निर्माण। अगला प्रश्न है आपका 23 की गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ पड़ा है? तो गंगा नदी जो नाम पड़ा है वो देवप्रयाग के बाद पड़ा है। देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिलती है, और जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसका नाम पड़ता है दोस्तों गंगा नदी। और गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25-25, है ना? 2525 इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है देखिए 24 की गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी देखिए नाम तो पड़ गया इसको देवप्रयाग से गंगा, लेकिन जब ये मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। देवप्रयाग के आगे है हरिद्वार, ठीक ना? अगर कभी आप जाइए उत्तराखंड हरिद्वार तो बहुत अच्छा जगह है, आप कभी घूमने के लिए जाया कीजिए।
तो ये है गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? तो याद रखिए हरिद्वार। अगला प्रश्न है आपका 25 कि गंगा नदी की लंबाई मैंने बता दिया 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर की गंगा नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे थोड़ा-सा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से बहते हुए यूपी आती है, क्योंकि यूपी से ही बट करके उत्तराखंड बना है, और यूपी से सटा हुआ हमारा बिहार है, और थोड़ा-सा जाता है आपका झारखंड राज्य में। मात्र थोड़ा-सा एक जिला में जाता है, और झारखंड होते हुए चल जाता है कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और यहाँ से कहाँ चल जाता है दोस्तों? हमारा बांग्लादेश में चल जाता है। तो बांग्लादेश यहाँ से चल गया। और तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरी? तो टोटल 5 राज्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी राज्य पूछ लेगा, कभी क्रम से पूछ लेगा, कभी ये देखिए आपको क्रम से दिया गया है, यानी वेस्ट टू ईस्ट ये क्रम दिया गया है। और कितने राज्यों से गुजरी है? तो 5 राज्यों से गुजरी है ना? तो ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर की गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी देखिए इसका बहुत सारे नाम है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, तो इसको कहते हैं पद्मा नदी। क्या कहते हैं? पद्मा नदी। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब हम पढ़ाएंगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसे कहते हैं जमुना नदी। तो ये दोनों नदियाँ याद रखने हैं। बांग्लादेश में दोनों का नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं। और ये दोनों नदियाँ जब बहती है, देखिए आ रही थी गंगा नदी और इधर से आ रही है जमुना नदी, और गंगा को कह दिए पद्मा और इसको कह दिए जमुना, और ये दोनों नदियाँ जब आगे मिलकर आगे बढ़ती है, तो इसे कहते हैं मेघना। तो ये देखिए नाम चेंज होते चल जाता है। ये दोनों नदी मिलकर आगे बढ़ती है तो क्या कहते हैं? मेघना। और यही मेघना नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में और डेल्टा का निर्माण करती है। तो किस 2 नदी के माध्यम से डेल्टा का निर्माण हुआ? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है आपका 28 कि हुगली नदी किस नदी की अन्य धारा है? देखिए हुगली नदी जो है, कलकत्ता शहर जो बसा हुआ है, ये गंगा नदी की ही एक मुख्य धारा है, एक दूसरी धारा है ना? ये कोई दूसरी नदी है नहीं, ये गंगा की ही एक अलग धारा है, वही है हुगली नदी। और हो गया गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको बताना है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक, सहायक मैंने बताया था कोई बड़ी नदी है, इसमें छोटी नदियाँ आकर मिलती है, उसे ही कहते हैं सहायक नदी। तो ये सहायक नदी सबसे बड़ी है यमुना नदी। और यमुना नदी जो है दाहिने तट पर मिलती है। अब देखिए ये समझना है कि दाहिने तट और बाएं तट, क्योंकि जो गंगा नदी ये निकल रही है पर्वत से, ये निकली और किधर की ओर बह रही है? ईस्ट की ओर बह रही है ना? ईस्ट की ओर बह रही है, तो इसका दायां किधर होगा? ऊपर तो हो जाएगा बायां, ऊपर होगा बायां, और नीचे क्या होगा? दायां। नीचे होगा ना दायां। तो ये नीचे दायां मतलब इधर की ओर आकर के मिलती है। और कहाँ मिलती है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलती है इलाहाबाद के समीप, है ना? इलाहाबाद का नाम देव बदल करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज। और यहीं आकर के मिल जाती है यमुना नदी। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो इसका मुहाना कहाँ हो गया यमुना नदी का? गंगा नदी। यमुना का मुहाना हो गया गंगा। और कहाँ पे? तो इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखिए आपका 30 नंबर, देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि यमुना नदी का मुहाना कहाँ है? तो मुहाना कहाँ? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज। तो ये था दोस्तों आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको इसमें जोड़ा जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और ये फेसबुक पेज है, तो इसे भी आप लाइक करके ले सकते हैं आप पीडीएफ। और ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आपका नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करें। और फालतू का मैसेज ना करें, डिस्टर्ब ना करें, है ना? अगर कोई ज़रूरी हो काम हो तभी आप मैसेज करें, कॉल करें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।